सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। एक वीडियो में हमने आदिकालीन साहित्य की 5 प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा था। आज हम इसकी अन्य प्रवृत्तियां जो उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले यह चैनल जो है हिंदी साहित्य स्नातक JNVU, इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो इस पर अपलोड किए जाएं वो आप तक पहुंच सके। हम क्रमबद्ध रूप से पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं। आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं एक ही बात है। प्रश्न आ सकता है बड़ा 500 शब्दों का। आपको यह जो बड़ा प्रश्न है वो 500 शब्दों में करना है। एक वीडियो इसका आधा भाग पहले हो चुका है, आधा भाग आज हम करते हैं। हमने पहली प्रवृत्ति पढ़ी विविध काव्य रूप, दूसरी संदिग्ध साहित्य, तीसरी वर्ण विषयों का विस्तार, चौथी प्रकृति चित्रण, पांचवी सजीव युद्ध वर्णन और छठी है नारी की दशा। हम 5 पढ़ चुके हैं। अब आदिकाल में नारी की दशा या नारी की स्थिति या नारी का वर्णन इस साहित्य में किस प्रकार किया है कवियों ने। आदिकालीन साहित्य में सामाजिक दृष्टि से नारी की दशा दयनीय थी। सिद्ध साहित्य में नारी केवल भोग की वस्तु थी। सती होना, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि आम बातें थी। वीर रसात्मक साहित्य में नारी को राज्याश्रित कवि अनायास ही युद्धों के अखाड़े में ला खड़ा किया करते थे। किसी सुंदरी कन्या या स्त्री के अपहरण या युद्ध का छिड़ जाना एक प्रवृत्ति बन गई थी। स्त्री से युद्ध को जोड़ दिया गया था। प्रेम श्रृंगार की मूर्ति बना दी गई थी, कहीं वियोगिनी बना गई थी, कहीं रमणीय रूप दिखाया था और कहीं कहीं त्याग और वीरांगना का रूप भी रासो काव्यों में मिलता है। उसमें जरूर नारी का गौरव और सम्मान सुरक्षित दिखाई देता है। फिर भी आदिकाल में नारी की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। अगला हम बिंदु पढ़ें, एक राष्ट्रीयता का अभाव। आदिकाल जो हमने समय निर्धारित किया है लगभग 700 से 1400 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1075 से 1050 से 1375 तक माना है। तत्कालीन युग राजा रजवाड़ों का था, सामंतवाद था, संपूर्ण राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं थी। यह हर्षवर्धन की मृत्यु जो 649 के आसपास हुई थी उसके साथ ही खत्म हो चुकी। राजा आपस में ईर्ष्या द्वेष से लड़ रहे थे, एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। 50-100 गांव का एक राष्ट्र मान लिया जाता था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आदिकाल में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। हम राजस्थान की बात करते, ये तो बाद में ही नाम पड़ा है, पर यहाँ भी कितनी रियासतें थी, अलग अलग राजा थे, छोटे बड़े कितने ही राजा थे। तो इस प्रकार आदिकालीन साहित्य में एक राष्ट्रीय भावना का अभाव था। 8वां बिंदु है काव्य रूप। आदिकालीन काव्य रूप जो हैं 2 प्रकार के लिखे गए हैं, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंधात्मकता के दर्शन हमें जैन साहित्य और रासो काव्यों में उपलब्ध होते हैं और बाकी जो लिखा गया है वो मुक्तक भी है। सिद्धों नाथों का लौकिक साहित्य मुक्तक रूप में लिखा गया है। विद्यापति आदि ने पदों को गीता भी दी, ये भी इसका रूप है। गीतों के माध्यम से गीतों की तरह लिखा है। अमीर खुसरो ने भी कुछ गीत लिखे हैं, उनका भी साहित्य कुछ मुक्तक है, प्रबंधात्मक नहीं। अगला हम देखें लोक जीवन का चित्रण। लोक जीवन, लोक संस्कृति, वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की प्रथाएं, गीत, संस्कार, पहनावा, यह सब इन साहित्य में राजाओं के दरबार में आश्रित कवियों द्वारा लोक जीवन को चित्रित करने
की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि युद्ध वर्णनों में चित्रण में दिया गया। जो रासो काव्यों में सामान्य जनता के सुख दुख का चित्रण अल्प मात्रा में हो पाया। कुछ प्रबंध काव्यों में राजस्थानी जीवन एवं सांस्कृतिक रूप रंग के चित्र अवश्य देखे जा सकते हैं। कुछ बड़े काव्य जो हैं वहाँ पर हम यह देख सकते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं था। अगला बिंदु है प्रमुख रस। रसों का क्या चित्रण रहा? श्रृंगार और वीर रस। रासो काव्यों में तो प्रमुख रस वीर है और उसके साथ श्रृंगार है। बाकी श्रृंगार और वीर मुख्य रस हैं। धार्मिक काव्यों में जो है वो शांत और भक्ति रस हैं, और रासो काव्यों में वीर रस के साथ भयानक रौद्र और विभत्स जहाँ युद्ध वर्णन हुआ है वहाँ ये रस भी देखे गए हैं। और राउलवेल, संदेश रासक, ढोला मारवणी, बीसलदेव रासो आदि में श्रृंगार रस जो संयोग वियोग की परंपरा चली वो भी है, और भक्ति एवं रीतिकाल तक का मार्ग यह प्रशस्त करती है। अगला बिंदु है कथानक रूढ़ियाँ। कथानक रूढ़ियाँ जो पहले से ऐसी रूढ़ियाँ प्रचलन में है जो हर कवि उसको वर्णन कर रहा है, और वो सत्य हैं या असत्य हैं इसका प्रतिपादन अभी तक नहीं हुआ है। जैसे प्रीतम के पास संदेश भेजना, स्वप्न दर्शन, सुख सुखी संवाद, नक्षिक वर्णन, दूत संदेश, कार्य, स्वकीय, परकीय आदि कथानक रूढ़ियों का आदिकालीन काव्यों में खूब प्रयोग हुआ, जो इस काव्य की अनूठी विशेषता है। ये कथानक रूढ़ियाँ हैं, जैसे युद्ध करते हुए शिव जी का आना, नायक के पक्ष में शिव का लड़ना, नायिका का मंदिर में जाना, नायिका को देखकर नायक का बेहोश हो जाना, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो अतिशयोक्ति वर्ण को इंगित करती हैं। ये कथानक रूढ़ियाँ हैं जो काफ़ी काव्यों में समान रूप से आई हुई है। जैसे चित्र दर्शन है, जैसे स्वप्न दर्शन है, परियों का आना और स्वप्न में ही नायक को उठा करके नायिका के घर पहुंचाना, ऐसी कुछ कथानक रूढ़ियाँ जो इन काव्यों में वर्णित है। अगला हम देखें प्रमुख शैलियाँ क्या थी आदिकालीन साहित्य की। दो शैलियाँ मानी गई हैं, जैसे डिंगल और पिंगल आदिकालीन साहित्य में। इसकी विशेष रासो एवं वीररसात्मक काव्यों में चारण भाट कवियों द्वारा डिंगल भाषा का प्रयोग। यहाँ हमारे जो हुआ यहाँ राजस्थान में मारवाड़ी भाषा, और यहाँ जो प्राचीन शैली थी उसकी वो डिंगल भाषा थी, और ये वीर रसात्मक उक्तियों में अच्छी लगती थी। जबकि अन्य प्रेम और श्रृंगार माधुर्य भाव को लेकर चलने वाले काव्य रासों में पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। जो राजस्थानी मिश्रित मारवाड़ी जो भाषा है, राजस्थानी मिश्रित भाषा जो डिंगल शैली, और राजस्थानी से मिश्रित ब्रज भाषा है जिसमें थोड़ा लालित्य ली हुई है, वो पिंगल शैली लिखी गई है। पिंगल शैली में रचनाएं हुई है रासो काव्य की। अगला बिंदु हम देखें छंद और अलंकार। तो छंदों के मामले में भी समृद्ध रहा है। पृथ्वीराज रासो अकेले में ही 70 के आसपास छंदों का प्रयोग हुआ है। आदिकाल के साहित्य में प्रमुख छंद दुहा रहा है। प्रमुख छंद दुहा रहा। पाहुड़ दुहा और अपभ्रंश काव्यों से निकली दोहे की धारा जैन सिद्धनाथ साहित्य से होते हुए भक्ति काल के कबीर आदि निर्गुण संतों एवं रीतिकाल के बिहारी तक को प्रभावित किया। यहीं से दोहे का शुरुआत होकर ढोला मारू का दुहा हमने देखा, यहाँ राजस्थानी भाषा में लिखी कृति कल्लोल कुशल लाभ द्वारा, तो वही दुहा बिहारी तक पहुँचा है जो कबीर से होते हुए। दोहे के अतिरिक्त कौन कौन से छंद है? चौपाई है, दुआ है, चौपाई मिलकर कड़वक छंद का निर्माण, अरिल, रोला, छपाई, पद्दरी आदि छंदों का प्रयोग भी आदिकाल में हुआ है। और हम बात करें अलंकारों की, तो इसमें अनुप्रास है और रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है और अतिशयोक्ति भी है। अतिशयोक्ति इसलिए कि यहाँ बढ़ चढ़ कर वर्णन किया है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा में इन्होंने कहाँ तक पहुँच गए हैं, काल्पनिक चित्रण भी किया गया। तो इस प्रकार कुछ अलंकारों का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। तो हम बात कर रहे थे कि आदिकालीन जो साहित्य की प्रवृत्तियाँ हैं, यह संपूर्ण प्रवृत्तियाँ हम इन बिंदुओं के माध्यम से इस 500 शब्दों के प्रश्न को कर सकते हैं। और ये लिखते हुए हम उन काव्यों की कुछ पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, बीसलदेव रासो है, ये परमाल रासो है, जो ये रासो काव्य हैं
जैनों के काव्य हैं, सिद्धों के काव्य हैं, नाथों के काव्य हैं। सरहपा का काव्य है, नाथ जो है गोरखनाथ का काव्य है। और लौकिक साहित्य है जिसमें डोला मारू का दोहा, संदेश राशक है। गद्य की भी कुछ 2-3 कृतियाँ मिलती है, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रवण और वर्ण रत्नाकर। तो ये साहित्य जो आदिकालीन है, इसके लिए हम अलग से एक कालांश लेंगे या वीडियो बनाएंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।